वाले हैं इंग्लिश, है ना। जैसे कि आप सभी को पता है कि इंग्लिश हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं और क्या क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट है वो सारी चीज़ें वन बाय वन करके कवर करेंगे हम लोग। स्टार्ट करने से पहले कुछ चीज़ें बता दे रहा हूँ, जैसे कि अगर आप सिलेबस देखेंगे इंग्लिश का ऑलरेडी मैंने ग्रुप में शेयर कर दिया है, और बट फिर भी अगर आप किसी भी एग्ज़ाम का पेपर उठा के देखेंगे, चाहे भेल हो, HURL हो, HPCL हो या फिर PGCL हो, तो मोस्टली 4-5 टॉपिक्स को वो कवर करते हैं, जिनमें से सबसे पहला जो फेमस है वो एंटो और साइनो है। आप गेट को भी देखेंगे तो उसमें भी गेट में भी एंटो और साइनो से सवाल जो है वो देखने को मिलते हैं ना। तो एंटो और साइनो बहुत फेमस है। दूसरा हमारा है फिलर। फिलर से सवाल जो है वो बनते ही बनते हैं ना। आप पेपर देखेंगे तो चीज़ें समझ में आ जाएंगी। थर्ड है एरर है। फोर है हमारा, है ना, फोर हमारा है मिस स्पेल्ट वर्ड वगैरह रहता है, उसको करेक्शन के लिए दिया जाता है कि ये गलत है, इसका सही जो है वो वर्ड क्या होगा ना। तो मिस स्पेल्ट वर्ड। इसके अलावा हमारा जैसे कि सेंटेंस हो गया, जो भी मैं बताने वाला हूँ, है ना, सेंटेंस। इसके अलावा जैसे कि हमारा कॉम्प्रिहेंसन से भी सवाल बनता है ना। अगर आप IBPS का एग्ज़ाम दे रहे हैं तो कॉम्प्रिहेंसन आता ही आता है। अभी तो TCS वाले अभी जो है वो इसको कंसिडर करने लगे। और एक जो लास्ट है हमारा प्रीपोजिशन हो या कंजंक्शन हो। हालांकि इसके अलावा भी कुछ सवाल देखने को मिलते हैं, एक आध सवाल जैसे कि वॉइस से हो गया, नरेशन से हो गया, या क्वेश्चन टैग से वगैरह एक आध सवाल देखने को मिल जाते हैं। तो मोटा मोटी इतना ही सिलेबस है, और इसी से जो है वो, है ना, क्वेश्चंस जो है वो आते हैं एग्जामिनेशंस में। तो हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं आज, सेंटेंस करने वाले हैं, और मैं चाहूँगा कि आप लोग जो है वो मेरे को टीचर ना समझ के दोस्त समझे, है ना, जिससे जो है वो मेरे को कंफर्टेबल होगा समझने में भी, क्योंकि जितना आपको ज़रूरत है उससे ज़्यादा मुझे ज़रूरत है अभी। तो जैसा कि सेंटेंस आप सभी को पता ही होगा, सेंटेंस क्या होता है कि हमारा एक ग्रुप ऑफ वर्ड्स होता है। ग्रुप ऑफ वर्ड्स होता है। अब पता है कि वर्ड्स का जो फॉर्मेशन होता है वो लेटर से होता है। जैसा कि इंग्लिश में जो 26 अल्फ़ाबेट्स होते हैं, या यूँ कहें 26 लेटर्स होते हैं, इनका कॉम्बिनेशन हमारा वर्ड बनाता है, और ग्रुप ऑफ वर्ड्स जो हमारा होता है ये सेंटेंस होता है। बट सिर्फ ग्रुप ऑफ वर्ड कहने से हमारा जो है वो काम नहीं होगा, क्योंकि इन ग्रुप ऑफ वर्ड्स को एक सीक्वेंस में रहना बहुत ज़रूरी है, इनका ऑर्डर में रहना ज़रूरी है, तभी इनका जो है वो एक मीनिंगफुल सेंस जो है वो निकल पाता है। क्योंकि ग्रुप ऑफ वर्ड कह देने से हमें जो है वो चीज़ें समझ में नहीं आती है ना, जब तक उसका जो है वो एक, है ना, जब तक उसका कंप्लीट सेंस ना निकले, उसका मतलब नहीं पता हो, तब तक हम लोग जो है वो सेंटेंस नहीं कह सकते। इसी चीज़ के लिए यहाँ पे एग्जांपल दिया हुआ है, जैसे कि राम गोइंग इज स्कूल, है ना। अगर आप इसमें देखेंगे तो राम गोइंग इज स्कूल का मतलब हो गया कि क्या इसका जो है वो मीनिंग सही से आ पा रहा है, क्या नहीं आ पा रहा है। इसका सही से मीनिंग इसलिए नहीं आ पा रहा है क्योंकि इसका जो स्ट्रक्चर है वो सही नहीं है ना। तो क्या होता है स्ट्रक्चर हमारा होता है, सब्जेक्ट होता है, वर्ब होता है और ऑब्जेक्ट होता है। अब इसको अगर हम लोग सही फॉर्म में देखें तो इसका क्या हो जाएगा, राम इज़ गोइंग टू स्कूल हो जाएगा। तो ये इसका जो है वो सही स्ट्रक्चर है ना। तो सीधा सीधी कहने के बात है कि अगर आप को सेंटेंस कह रहे हैं तो ग्रुप ऑफ वर्ड के साथ उसका, है ना, उसका सही ऑर्डर होना बहुत ज़रूरी है, तभी जो है वो उसका एक कंप्लीट मीनिंग जो है वो हमें पता चलेगा, ठीक है। उसके बाद सेंटेंस को लिखने के कुछ रूल्स होते हैं ना। रूल्स ये होते हैं कि अगर आप सेंटेंस स्टार्ट कर रहे हैं तो उसका पहला लेटर जो है वो कैपिटल होना चाहिए, और अगर आप एंड कर रहे हैं तो वह कोमा दे सकते हैं, क्वेश्चन मार्क देख सकते हैं, या फिर एक्सक्लेमेशन मार्क जो है वो दे सकते हैं। तो ये कुछ रूल्स हैं, जैसे कि आप देख सकते हैं सी इज़ अ ब्यूटीफुल, उसके बाद हमने क्या लगाया, हमने लगाया है यहाँ पे लास्ट में फुल स्टॉप, और स्टार्ट में देखेंगे तो एस हमारा जो है वो कैपिटल है ना। फिर जैसे वाई आर यू गोइंग, तो लास्ट में आप देख सकते हैं क्वेश्चन मार्क है, और स्टार्टिंग में WHY है, यानी कि W जो है वो कैपिटल है। तो इसी तरीके से व्हाट अ क्यूट अ पप्पी, लास्ट में आप देख सकते हैं एक्सक्लेमेशन मार्क है। अब है हमारा पार्ट्स ऑफ सेंटेंस है। पार्ट्स ऑफ सेंटेंस की बात करें तो सेंटेंस हमें हमारा दो पार्ट्स होते हैं, एक तो हमारा सब्जेक्ट होता है, दूसरा हमारा प्रेडिकेट होता है ना। अगर हम सब्जेक्ट की बात करें तो सब्जेक्ट बेसिकली हमारा सेंटेंस में जो है ना, जो पर्सन परफॉर्म कर रहा है, जो एक्शन कर रहा है, उसी को हम लोग सब्जेक्ट कहते हैं। आप पढ़ भी सकते हैं इसको, सब्जेक्ट इज ए पार्ट ऑफ सेंटेंस, ये सेंटेंस का ही पार्ट है। डैट कंटेन्स द पर्सन, चाहे वो पर्सन हो सकता है, थिंग हो सकता है, परफॉर्मिंग एक्शन इन अ सेंटेंस, तो सेंटेंस में जो एक्शन परफॉर्म कर रहा है, चाहे वो पर्सन हो सकता है या थिंग हो सकता है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, सब्जेक्ट कहते हैं। अब सब्जेक्ट को पता हम कैसे कर सकते हैं, इसके लिए कुछ तरीका है। जैसे कि अब सबसे पहले जो भी हमारा वाक्य है या फिर सेंटेंस है, उसमें सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, वर्ब को फाइंड आउट करेंगे, है ना।
तो वर्ब आपको पता ही होगा कि वर्ब हमारा क्या होता है, एक्शन वर्ड होता है, डूइंग वर्ड होता है। और वर्ब हमारा दो तरीके का होता है, एक हमारा मेन वर्ब होता है, दूसरा हमारा हेल्पिंग वर्ब होता है। हेल्पिंग वर्ब मतलब जो हेल्प करने में, जैसे कि इज, एम, आर, वाज, वेयर, है ना, तो ये सब हमारा हेल्पिंग वर्ब होता है। मेन वर्ब है ना, जिसके लास्ट में मैंने ऐसा याद करा है, जिसके लास्ट में ना लगा हो, जैसे कि खेलना, कूदना, दौड़ना, जाना, तो दीज काइंड ऑफ वर्ड्स आर कॉल्ड मेन वर्ब, जैसे कि रीड हो गया ना, तो इस तरीके से याद कर सकते हो। तो यहाँ तो इस वाक्य में यानी सेंटेंसेस में जो भी आप वर्ब को फाइंड आउट करो, वर्ब जैसे कि ही इज़ माई ब्रदर में जो हमारा वर्ब है वो इज है ना, तो वर्ब के पहले हमें क्या करना है, वूम और व्हाट लगा के देखना है। जैसे कि ही इज़ माई ब्रदर है, तो अगर हम लोग यहाँ पे लगाए इसके पहले हमें अगर हु लगा दे, तो हु इज़ माई ब्रदर, तो हमें जवाब मिलेगा ही। तो ही हमारा क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट होगा। तो इस तरीके से फाइंड आउट कर सकते हैं हम। जैसे कि और अगर एग्जांपल ले कि ओपन द डोर है ना, ओपन द डोर अगर देखेंगे तो यहाँ पे हमें पता चलेगा कि कोई तो यहाँ पे मतलब कि सब्जेक्ट है ही नहीं, है ना। लेकिन अगर इस तरीके का जो वर्ड होता है, इस तरीके का जो सेंटेंस होता है, इसको हम लोग इम्परेटिव सेंटेंसेस जो है वो कहते हैं, जहाँ पे ऑर्डर देते हैं, आज्ञा मानते हैं ना। तो यहाँ पे जो सब्जेक्ट होता है वो हमारा यू होता है ना, कौन ओपन करेगा, तो भाई यू। इसके अलावा और भी है, जैसे कि अगर हम लोग एक और एग्जांपल ले, जैसे कि अगर कोई एग्जांपल हम रैदर दैन दिस ले कि जैसे कि हम लोग ले सकते हैं सीता इज़ अ गुड प्लेयर ले सकते हैं, ठीक है। ये हमारा कोई सेंटेंस है और इसमें हमें फाइंड आउट करना है कि सब्जेक्ट हमारा कौन सा है। तो हम लोग क्या करेंगे, वर्ब फाइंड आउट करेंगे, ये हमारा वर्ब है और इस वर्ब के पहले हम लोग वो लगा के देखेंगे। तो यहाँ पे देखेंगे तो पता चलेगा हु इज़ अ गुड प्लेयर, तो कौन अच्छा प्लेयर है, तो हमारा पता चलेगा, आंसर मिलेगा सीता। तो इस तरीके से जो है वो सब्जेक्ट फाइंड आउट कर देंगे। ये बहुत बेसिक तरीका है। हालांकि सेंटेंस देख के आप जो है वो खुद ही बता देंगे कि कौन सा सब्जेक्ट होगा या कौन सा सब्जेक्ट नहीं होगा, है ना। प्रेडिकेट हमारा क्या होता है कि जो सब्जेक्ट के बारे में स्टेटमेंट दे उसको हम लोग प्रेडिकेट कहते हैं। इफ सब प्रेडिकेट इज द पार्ट ऑफ सेंटेंस दैट मेक्स अ स्टेटमेंट अबाउट सब्जेक्ट, है ना। इसको इस तरीके से समझ सकते हैं कि सब्जेक्ट के बाद जो रिमेनिंग पार्ट है सेंटेंस का, उसको हम लोग प्रेडिकेट कहते हैं। इसको अगर और अच्छे से समझे तो जैसे कि यू आर अ गुड बॉय, इसका मतलब हो गया कि तुम एक अच्छे लड़के हो, है ना। तो तुम, यू हमारा तो हो गया सब्जेक्ट, है ना। और क्या बता रहा है, यू के बारे में बता रहा है कि अच्छे लड़के हो, है ना। तो जो सब्जेक्ट के बाद है वो सारा का सारा हमारा क्या हो जाएगा, प्रेडिकेट हो जाएगा ना। तो आर अ गुड बॉय हमारा प्रेडिकेट हो जाएगा। इसी तरीके से ही वाज कुकिंग डिनर, तो ही हमारा सब्जेक्ट हो जाएगा और इसके बाद बाकी जो रिमेनिंग पार्ट है सेंटेंस का वो हमारा क्या हो जाएगा, प्रेडिकेट हो जाएगा ना। तो इस तरीके से हम लोग प्रेडिकेट को जो है वो पता कर सकते हैं। आप सब्जेक्ट और प्रेडिकेट को ईजिली जो है वो फाइंड आउट कर सकते हैं। अब हम लोग देखने वाले हैं ऑब्जेक्ट को, है ना। ऑब्जेक्ट जैसे कि आपको पता ही होगा कि सेंटेंस का जो स्ट्रक्चर होता है उसमें सब्जेक्ट होता है, वर्ब होता है और फिर ऑब्जेक्ट होता है। और जो हमारा ऑब्जेक्ट होता है वो सब्जेक्ट पे डिपेंड करता है, यानी कि जिस सब्जेक्ट का जिस पे इफेक्ट पड़ता है उसी को हम लोग ऑब्जेक्ट कहते हैं। ऑब्जेक्ट हमारा दो तरीके का होता है, एक तो हमारा डायरेक्ट होता है, दूसरा हमारा इनडायरेक्ट होता है। अब जो डायरेक्ट है या इनडायरेक्ट है इसको कैसे हम लोग पता करेंगे, तो इसका बेसिक सा ट्रिक है कि अगर आपको डायरेक्ट पता करना है तो उसमें व्हाट लगा के देख लें, और अगर इनडायरेक्ट है तो उसमें आपको हुम लगा के देख लेंगे, तो आपको पता चल जाएगा कि ये डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होगा या फिर इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट हमारा होगा, है ना। जैसे कि एग्जाम्पल यहाँ पे है कि ही गेव मी अ पेन, है ना। ही गेव मी अ पेन, उसने मुझे एक कलम दिया। तो अगर इस वाक्य में हमें पता करना है कि डायरेक्ट कौन होगा और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट कौन होगा, तो सबसे पहले हम लोग व्हाट लगाएंगे, है ना। ही गेव मी अ पेन, आपको पता ही होगा व्हाट मतलब क्या होता है, क्या, और वो मतलब होता है किसको। तो ही गेव मी अ पेन, उसने मुझे क्या दिया, क्या दिया मतलब क्या दिया, कलम दिया, क्या दिया, कलम दिया। तो पेन जो हमारा हो जाएगा वो हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। किसको दिया, है ना, तो मुझे दिया, है ना। तो मी हमारा हो जाएगा यहाँ पे इनडायरेक्ट होगा, है ना। तो मी हमारा इनडायरेक्ट होगा और पेन हमारा क्या हो जाएगा, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो जाएगा। तो इस तरीके से हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं डायरेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को। आसान है, अगर आप एक दो बार करेंगे तो आपको ईजिली समझ में आ जाएगा। अगर हम एक और एग्जाम्पल्स के थ्रू अगर इसको देखें तो समझ में आएगा हमें कि द टीचर आस्क्ड ए क्वेश्चन टू द स्टूडेंट, है ना। टीचर ने जो है वो स्टूडेंट से एक सवाल पूछा। अगर आप इसमें देखेंगे क्या और किसको लगाएंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। तो टीचर ने स्टूडेंट से क्या पूछा, क्या पूछा, सवाल पूछा, है ना। तो क्वेश्चन पूछा, तो क्वेश्चन इज हमारा क्या हो जाएगा, ये डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो जाएगा।
किससे पूछा है ना, तो स्टूडेंट से पूछा, तो स्टूडेंट हमारा क्या हो जाएगा, इनडायरेक्ट हमारा, ये इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट हमारा हो जाएगा ना। तो आसान है, आप एक दो बार करेंगे तो आपको चीज़ें समझ में आ जाएंगी। रूल्स है जैसे कि इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट हमारा तभी होता है जब सेंटेंस में कोई डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो। अगर सिर्फ और सिर्फ एक ही ऑब्जेक्ट हो तो उसको हम लोग डायरेक्ट ऑब्जेक्ट जो है वो कंसीडर करते हैं। एग्जाम्पल के लिए आप देख सकते हैं कि राम इज़ बीटिंग श्याम, राम जो है वो श्याम को पीट रहा है ना। तो अब यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ एक ही ऑब्जेक्ट है जो कि हमारा श्याम है, तो इसको हम लोग यहाँ पे जो है वो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट कंसीडर कर लेंगे। क्योंकि अगर आप यहाँ पे आप वूम और व्हाट लगा के देखेंगे तो आपको सिर्फ एक ही का जवाब मिलेगा, है ना। कि जैसे कि राम इज़ बीटिंग श्याम, तो राम किसको पीट रहा है, तो श्याम को पीट रहा है ना। तो श्याम हमारा क्या हो जाएगा, श्याम हमारा इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो जाना चाहिए। बट यहाँ पे अनदर कोई और ऑब्जेक्ट तो है नहीं हमारा, है ना। तो इसलिए हम लोग इसको जो है वो इनडायरेक्ट ना मान के इसको सीधा हम लोग डायरेक्ट जो है वो मानते हैं। ठीक है, क्या होता है कि कॉम्प्लीमेंट इज ए वर्ड दैट इज नेसेसरी टू कंप्लीट द मीनिंग ऑफ एन एक्सप्रेशन, है ना। कॉम्प्लीमेंट एड्स मोर इन्फॉर्मेशन अबाउट द सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस। तो कॉम्प्लीमेंट हमारा क्या होता है कि ये बहुत ज़रूरी होता है ना, मतलब उसके एक्सप्रेशन या उसके मीनिंग्स को बताने के लिए। और कॉम्प्लीमेंट हमारा ज़्यादा मतलब कुछ इन्फॉर्मेशन एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन देता है सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट के बारे में, है ना। तो कॉम्प्लीमेंट हमारा जो है वो दो तरीके का होता है, एक हमारा सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट होता है, दूसरा हमारा ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट होता है। ठीक है, जो सब्जेक्ट के बारे में बताया उसको हम लोग सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट कहते हैं, और जो ऑब्जेक्ट के बारे में बताया उसको हम लोग ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट कहते हैं। ठीक है, अब जैसे यहाँ अगर हम लोग यहाँ पे देखें कि मोहन इज़ अ वेरी वीक, इस एग्जाम्पल को अगर आप देखेंगे कि इसमें बता रहा है कि मोहन बहुत वीक है ना। तो इसमें जो सब्जेक्ट हो जाएगा वो तो हमारा मोहन हो जाएगा, और ऑब्जेक्ट क्या हो जाएगा, वेरी वीक हो जाएगा, है ना। तो वेरी वीक हमारा क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट हो जाएगा। अब यहाँ पे जो ध्यान देने वाली बात ये है कि मोहन बहुत वीक है, तो यहाँ पे हमें ये बताना होगा कि ये सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट कैसे हो जाएगा। यहाँ पे सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट इसलिए हो जाएगा क्योंकि वेरी वीक जो है वो किससे रिलेटेड है, ये मोहन से ही रिलेटेड है, इसलिए हमारा क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा। सब्जेक्ट के बारे में कॉम्प्लीमेंट कर रहा है। अब जैसे कि एक और एग्जांपल लेते हैं, जैसे यू लुक हैप्पी, है ना। यू लुक हैप्पी, तुम क्या हो, खुश हो। तो ये किसके बारे में बता, मेरे बारे में ही है, तो यू के बारे में ही हैप्पी है ना। तो इसलिए ये जो हैप्पी हमारा है वो क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा। क्या डिफरेंसेस है, हमें कैसे पता चलेगा कि जो हमारा वाक्य है चाहे वो ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट है या सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट होगा। तो इसका जो बेसिक डिफरेंस है, जैसे कि इसको एग्जांपल के थ्रू हम समझते हैं कि राम इज़ अ बॉय। तो राम एक क्या है, लड़का है। तो राम और बॉय दोनों हमारा क्या है, एक ही है ना। यानी कि वर्ब के बाद का जो वर्ड है वो सब्जेक्ट के लिए ही है, तो हम लोग उसको क्या कहेंगे, हम उसको कहेंगे सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। तो बॉय हमारा क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा। अब इसी चीज़ को यहाँ पे देख सकते हैं कि राम इज़ बीटिंग द बॉय, है ना। राम इज़ बीटिंग द बॉय, राम जो क्या कर रहा है कि एक लड़के को पीट रहा है। तो राम जो है वो सब्जेक्ट है, और यहाँ पे जो ऑब्जेक्ट है द बॉय, ये बॉय जो है वो राम ही है क्या, मतलब राम से रिलेटेड है कि राम के बारे में बता रहा है क्या, नहीं बता रहे हैं ना। जो बॉय है वो कोई और है, तो जहाँ पे कोई और दिखे तो वहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, वो हमारा हो जाएगा ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा, है ना। तो अब यहाँ पे आपको चीज़ें समझ में आ गई होंगी कि वर्ब के बाद का जो वर्ड है क्या वो सब्जेक्ट से रिलेटेड है क्या, नहीं है, तो ये अलग कोई है। तो इसलिए जो है वो ये हमारा सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट नहीं होगा, ये ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट होगा। ठीक है, जैसे यू लुक हैप्पी, तो यहाँ पे जो हैप्पी है ये क्या होगा, ये सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट होगा या ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट होगा, तो ये हमारा सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट होगा। इसी तरीके से आई एम ए टीचर, तो टीचर हमारा क्या हो जाएगा, ये सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट होगा। इसी तरीके से और भी एग्जाम्पल्स है, आप देख सकते हैं, चाहे यू मेड मी अ सैड। अगर इस वाक्य को, इस सेंटेंस को अगर आप देखेंगे तो तुमने मुझे क्या किया, है ना, उदास किया। तो यहाँ पे मी जो है वो क्या हमारा हो जाएगा, ये हमारा ऑब्जेक्ट हो जाएगा, और सैड हमारा क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा। इसको अगर आप एक दो बार अपने हिसाब से देखेंगे तो आपको चीज़ें जो है वो समझ में आ जाएंगी। जैसे वी मेड राम कैप्टन, हम लोगों ने राम को कैप्टन बनाया। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं ऑब्जेक्ट हमारा राम है, और राम और वी में जो है वो क्या है, अलग अलग है ना। तो हम इससे फाइंड आउट कर सकते हैं कि ये हमारा क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट होगा ना। तो कैप्टन हमारा ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा। वी गेव राम अ पेन, हम लोगों ने राम को एक पेन दिया, है ना। तो हमने लोगों ने पेन किसको दिया, राम को दिया, है ना। तो ये आप देख सकते हैं राम हमारा क्या हो जाएगा,
ऑब्जेक्ट हो जाएगा। और ऑब्जेक्ट में भी आप देख सकते हैं कि क्या ये डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होगा कि इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होगा। तो आप क्या लगाएंगे, आप यहाँ पे वूम और व्हाट जो है वो लगा के चेक करेंगे। किसको पेन दिया, तो राम को पेन दिया है ना। किसको पेन दिया का मतलब हो गया कि राम जो है वो हो जाएगा इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो जाएगा, है ना। क्या दिया, तो कलम दिया, है ना। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। तो इससे जो है वो फाइंड आउट आप जो है वो कर सकते हैं। दे कॉल यू फैटी, है ना। इसमें अगर देखेंगे तो यू हमारा क्या है, ऑब्जेक्ट हो जाएगा और ऑब्जेक्ट के बारे में ही बता रहा है फैटी, तो ये हमारा ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा। आसान सा है। अब बस बेसिक चीज़ ध्यान में रखना है कि अगर सब्जेक्ट के बारे में बोले तो वो हमारा क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा। नाम से नहीं लग रहा है, कॉम्प्लीमेंट कर रहा है। तो किसके बारे में, सब्जेक्ट के बारे में कॉम्प्लीमेंट कर रहा है तो सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। ऑब्जेक्ट के बारे में करेगा तो ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा। एक हमारा होता है एडजेंट। एडजेंट हमारा क्या होता है कि ये एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करता है सेंटेंसेज में। जैसे कि एग्जाम्पल अगर हम लोग ले, आई मीट हिम इन द पार्क, है ना। तो इन द पार्क जो है ये हमारा एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दे रहा है, तो ये हमारा हो जाएगा एडजेंट हो जाएगा, है ना। ये नार है फिर भी हमारा काम हो जाएगा, है ना। आई मीट हिम ये तो बता ही रहा है ना। एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन जो प्रोवाइड करता है उसको हम लोग एडजेंट कहते हैं। कॉम्प्लीमेंट भी तो हमारा एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहा है। तो कॉम्प्लीमेंट और एडजेंट में क्या डिफरेंस है, आप यहाँ पे इसको देख सकते हैं कि जो कॉम्प्लीमेंट होता है ये नेसेसरी होता है ना, उसके मीनिंग को कंप्लीट करने के लिए। बट एडजेंट जो होता है हमारा नेसेसरी नहीं होता है उसके मीनिंग को कंप्लीट करने के लिए, है ना। तो दोनों में बेसिक डिफरेंस हमारा यही है ना। एडजेंट के बिना भी काम हो जाएगा बट कॉम्प्लीमेंट के बिना काम नहीं होगा, ठीक है। अब ये बेसिक चीज़ हुई। अब हम लोग बात करते हैं काइंड्स ऑफ सेंटेंसेस। सेंटेंसेस ऑलरेडी हमने देख लिया कि ग्रुप ऑफ वर्ड्स होता है, लेकिन उसके लिए ज़रूरी है कि एक प्रॉपर सीक्वेंस होना चाहिए, तभी हमें उसका मीनिंग जो है वो मिलेगा। काइंड्स ऑफ सेंटेंस की बात करें तो 5 है ना, इसके 5 टाइप्स ऑफ काइंड्स होते हैं। सबसे पहला जो सेंटेंस है वो उसको हम लोग कहते हैं असर्टिव सेंटेंस कहते हैं ना। असर्टिव सेंटेंस क्या होता है कि कोई भी वाक्य हो या फिर कोई भी वर्ड हो जो हमारा एक जनरल आइडिया बताता हो, थॉट्स बताता हो, फैक्ट बताता हो, मैनर्स बताता हो, या फिर यूँ कहीं जो सिंपल सेंटेंसेस होते हैं जो स्टेटमेंट बताते हैं, उसको हम लोग क्या कहते हैं, उसको हम लोग असर्टिव सेंटेंस कहते हैं। कुछ भी वाक्य अगर हम लोग बोले तो मोस्टली जो वर्ड्स होते हैं वो हमारा असर्टिव सेंटेंस ही होते हैं। अगर यूँ कहे कि 70 से 80% जो वर्ड्स होते हैं, सेंटेंसेस होते हैं, वो हमारा असर्टिव सेंटेंस ही होते हैं। चाहे यूनिवर्सल ट्रुथ वगैरह हो, कुछ भी हो, आप देख सकते हैं, आप आइडिया हो, मैनर्स हो, फैक्ट की बात कर रहा है, तो वो सारे के सारे हमारा असर्टिव सेंटेंस होते हैं। जैसे राम इज़ ए गुड बॉय, हमारा ये एक तरीके से क्या है, ये हमारा एक तरीके से स्टेटमेंट है। या फिर यू कहे यू आर नॉट गुड, तुम अच्छे नहीं हो। यू आर नॉट लायर, तुम झूठे नहीं हो। यू आर गोइंग टू स्कूल बोल सकते हो। तो कुछ भी बोलेंगे वो सारा का सारा हमारा असर्टिव सेंटेंस ही होगा। अब जो असर्टिव सेंटेंस होता है इसी को हम लोग क्या कहते हैं, डिक्लेरेटिव सेंटेंस भी हमारा, इसी को हम लोग डिक्लेरेटिव सेंटेंस भी कहते हैं। अब असर्टिव सेंटेंस जो है वो 2 तरीके के होते हैं। एक तो हमारा अफर्मेटिव होता है और दूसरा हमारा नेगेटिव होता है। अफर्मेटिव को ही हम लोग पॉजिटिव सेंटेंस भी कहते हैं। जैसे कि जैसे हम लोग कोई एग्जांपल ले सकते हैं कि यू आर गुड, यू आर अ गुड बॉय। इस सेंटेंस को अगर हम लोग देखें तो ये एक पॉजिटिव सेंटेंस के बारे में कह रहा है कि तुम एक अच्छे लड़के हो, ना। तो ये एक पॉजिटिव सेंटेंस है या फिर यू कहे अफर्मेटिव सेंटेंस है। अब जैसे नेगेटिव सेंटेंस कोई लेंगे, जैसे कि यू आर नॉट गुड है या फिर यू आर नॉट लायर, तुम झूठे नहीं होते, जिसमें भी नॉट लगा हुआ रहे उसको हम लोग नेगेटिव सेंटेंस के रूप में कहते हैं ना। तो जहाँ पे नॉट लगा हुआ उसको हम लोग नेगेटिव सेंटेंस मान लेंगे। तो ये हमारा असर्टिव सेंटेंस है या फिर यूँ कहे डिक्लेरेटिव सेंटेंस है ना। तो बहुत आसान है, आप एक बार इसको पढ़ेंगे तो चीज़ें समझ में आ जाएंगी। और दूसरा है इम्परेटिव सेंटेंसेज। तो इम्परेटिव सेंटेंस वो सेंटेंस होते हैं जैसे कि जो हमारा एडवाइस देता हो, ऑर्डर देता हो, कमांड देता हो या फिर रिक्वेस्ट करता हो, तो उसको हम लोग इम्परेटिव सेंटेंस जो है वो कहते हैं। जैसे कि गिव मी ए ग्लास ऑफ वाटर, या फिर डोंट गो देयर, कीप क्वाइट, शांत रहो, है ना। तो इस तरीके के वर्ड या फिर सेंटेंसेस आपको देखने को मिले तो आप समझ जाएंगे कि वो हमारा इम्परेटिव सेंटेंसेस जो है वो होगा, है ना। आप इसको पढ़ेंगे तो चीज़ें समझ में आ ही जाएंगे, क्योंकि एडवाइस है, सलाह दे रहा है ना, ऑर्डर दे रहा है, कमांड दे रहा है, तो ऐसे शब्द मिलेंगे तो हमारा इम्परेटिव हो जाएगा। फिर है एक्सक्लामेटरी सेंटेंस। तो एक्सक्लामेटरी सेंटेंस वैसे सेंटेंसेस को कहते हैं जो जिससे हमें ना हैरानी होती है, जिससे हमारा क्या होता है, हैरानी होती है, या फिर यूँ कहे जिससे हमारा एक्साइटमेंट हो रहा है, सरप्राइज हो रहा है, यानी कि सडन चेंज ऑफ फीलिंग अगर आपको दिख जाए तो वो हमारा एक्सक्लामेटरी सेंटेंस होता है। जैसे कि जॉय हो गया, एक्साइटमेंट हो गया, इमोशंस हो गया,
गया, रिएक्शन अगर आपको देखना है, या फिर आप गुस्से में है, या फिर जो शब्द हैरान करने वाले होते हैं उसको हम लोग एक्सक्लामेटरी सेंटेंस जो है वो कहते हैं। जैसे कि यू आर रियली फनी, क्या तुम मतलब क्या तुम सच में जो है वो फनी हो, या फिर ओह दैट इज़ एक्सीलेंट, कितना अच्छा है वो, यू डिड इट, तुमने कर दिखाया, व्हाट अ शॉट, है ना। और एक्सक्लामेटरी सेंटेंसेस जो होंगे वो हमारा जो ख़त्म होते हैं, यानी इट एंड्स विथ एक्सक्लामेशन मार्क, इसके लास्ट में हमारा एक्सक्लामेशन मार्क्स आपको जो है वो देखने को मिलेगा। इस तरीके का साइन अगर दिखे तो इसको हम लोग एक्सक्लामेशन मार्क्स जो है वो कहते हैं, ठीक है। आप देखेंगे कोई भी वर्ड हो उसके लास्ट में जो है वो एक्सक्लामेशन मार्क्स आपको दिखेगा, है ना। तो जहाँ पे भी हैरान करने वाला शब्द दिखे तो आप समझ जाएंगे वो हमारा एक्सक्लामेटरी सेंटेंस होगा। फिर है ऑप्टेटिव सेंटेंस। ऑप्टेटिव सेंटेंस जैसे कि जो विशेष को बताता हो, प्रेयर को बताता हो, ब्लेसिंग हो गया या कर्स हो गया, है ना। जो शब्द दुआ दे या फिर है ना आशीर्वाद दे, या फिर जो है आपको कर्ज यानी श्राप दे, तो इस तरीके के जो सेंटेंसेस होते हैं उसको हम लोग ऑप्टेटिव सेंटेंस जो है वो कहते हैं। जनरली जो ऑप्टेटिव सेंटेंस होता है वो हमारा मे से स्टार्ट होता है। क्या होता है? मे से स्टार्ट होता है। तो जो भी मे से स्टार्ट होने वाले शब्द होंगे या फिर वाक्य मतलब कि सेंटेंसेस होंगे उसको हम लोग ऑप्टेटिव सेंटेंस जो है वो कहेंगे। जैसे कि मे यू लिव लॉन्ग, मे गॉड ब्लेस यू, भगवान तुमको आशीर्वाद दे। तो इस तरीके के जो वर्ड्स होंगे उसको हम लोग ऑप्टेटिव सेंटेंस कहेंगे। और जो लास्ट है वो हमारा है इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस जो होता है वो हमारा क्वेश्चन पूछता है। आपको पता ही होगा कि WH क्वेश्चंस को हम लोग इंट्रोगेटिव कहते हैं। लास्ट में क्वेश्चन मार्क आपको देखने को मिलेगा, जैसे कि हु आर यू, तुम कौन है, व्हाट इज़ योर नेम, है ना। तो इस तरीके के जो सेंटेंसेस होते हैं उसको हम लोग इंट्रोगेटिव कहते हैं। आप इजिली जो है वो इसको फाइंड आउट कर लेंगे, है ना। और फर्दर अगर हम लोग सेंटेंस को डिस्ट्रीब्यूट करें तो सेंटेंस हमारा 3 तरीके का होता है। एक तो हमारा सिंपल सेंटेंस होता है, दूसरा हमारा कंपाउंड होता है, और तीसरा हमारा कॉम्प्लेक्स सेंटेंस होता है। जो सिंपल सेंटेंसेस होते हैं इसमें केवल और केवल एक हमारा वर्ब होता है, सिर्फ और सिर्फ एक ही वर्ब जहाँ जिस भी सेंटेंस में दिखे उसको हम लोग सिंपल सेंटेंस कहते हैं। नाम से ही पता लग रहा है कि सिंपल सेंटेंस होंगे। जैसे कि राम इज़ गोइंग टू स्कूल, सीता इज़ गुड गर्ल, राम इज़ रनिंग, है ना, ही इज़ वेरी वाइज हो जाएगा, या फिर रनिंग इज़ गुड हो जाएगा। इन सेंटेंसेस को अगर ध्यान में से देखेंगे तो आपको एक ही हमारा वर्ब दिखेगा, तो इसको हम लोग क्या कहेंगे? सिंपल सेंटेंस कहेंगे, ठीक है। दूसरा हमारा है कंपाउंड सेंटेंस। कंपाउंड सेंटेंस नाम से ही लग रहा है ना, कंपाउंड है ये। तो यहाँ पे दो इंडिपेंडेंट सेंटेंसेस के कॉम्बिनेशंस को हम लोग क्या कहते हैं? कंपाउंड सेंटेंस कहते हैं। इसका डेफिनेशन आप देख सकते हैं, इट कंसिस्ट ऑफ 2 इंडिपेंडेंट सेंटेंसेस। जैसा कि मैंने बोला कि 2 इंडिपेंडेंट सेंटेंसेस का है ना ये क्या है? कंबाइन है। क्लाउजेज ज्वाइन टुगेदर बाय कोमा एंड ए कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन के बारे में इन्होंने बोला है। जो कोऑर्डिनेटिंग होता है, कोऑर्डिनेटिंग का मतलब होता है ना इंडिपेंडेंट सेंटेंसेस जहाँ पे भी हो तो वहाँ पे हम लोग कोऑर्डिनेटिंग शब्द का इस्तेमाल करते हैं, है ना। अब मन में आ रहा हो कि क्लाउज मैंने बोला, यहाँ पे क्लाउज क्या होता है? तो क्लाउज हमारा बेसिकली होता है ग्रुप ऑफ वर्ड्स होता है दैट हैज सब्जेक्ट एंड वर्ब, है ना। तो क्लाउज हम लोग उसी को कहते हैं। अब जहाँ पे भी कंपाउंड सेंटेंस है अगर हमें पता करना है तो उसके लिए एक ट्रिक है, फैन बॉयज़ करके एक ट्रिक है। फैन का मतलब हो गया एफ फॉर होता है, ए फॉर एंड होता है, एन फॉर नॉर होता है, बी फॉर बट होता है, ओ फॉर और होता है, वाई फॉर येट होता है, और एस फॉर सो होता है। तो अगर इनसे जो है वो वर्ड हमारा क्या हो, कंबाइन हो रहा हो, ऐड हो रहा हो, तो आप समझ जाएंगे कि ये हमारा जो सेंटेंस है वो हमारा कंपाउंड सेंटेंस है। जैसे कि एग्जांपल देखिए कि राम एंड श्याम गोइंग टू दिल्ली, तो यहाँ पे एंड आप देख सकते हैं। तो एंड यानी कि आप यहाँ पे देख सकते हैं तो एंड से स्टार्ट हो रहा है, इसलिए हमारा ये क्या होगा? कंपाउंड सेंटेंसेस होगा। दूसरा है राहुल हैज़ ए रेड कार बट रंजन हैज़ ए वाइट कार। आप यहाँ पे देखेंगे कि 2 इंडिपेंडेंट सेंटेंसेस को ऐड किया गया है बट के द्वारा, है ना। बट के द्वारा ऐड किया गया, तो इसी के लिए हमारा ये जो है वो कंपाउंड सेंटेंस हो जाएगा, है ना। तो इस तरीके से और भी एग्जांपल्स हो सकते हैं, आप इसका ध्यान में रखेंगे। इससे अगर ऐड हो रहा है तो आप समझ जाएंगे कि वो कंपाउंड सेंटेंसेस होंगे, ठीक है। तीसरा जो है वो हमारा है कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस, है ना। कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो कंपाउंड सेंटेंसेस में क्या होता है कि जो डिपेंडेंसी होता है वो एक दूसरे पे नहीं होता है ना, इंडिपेंडेंट सेंटेंसेस होते हैं। बट कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में क्या होता है कि हमारा यहाँ पे जो सेंटेंसेस होते हैं, यहाँ पे जो 2 सेंटेंसेस होंगे, एक सेंटेंस जो होगा तो दूसरे पे क्या होगा? डिपेंडेंट होगा। इसलिए यहाँ पे जो वर्ड यहाँ पे यूज़ किया गया है वो हमारा सब ऑर्डिनेट होता है। सब ऑर्डिनेट का मतलब होता है कि डिपेंडेंसी ऑन अदर वर्ड, है ना, या अदर मतलब कि सेंटेंसेस पे डिपेंडेंसी होती है, इसलिए यहाँ पे हमारा सब ऑर्डिनेट यूज़ किया गया। अब इसको डिफाइन करेंगे तो इट कनेक्ट्स
टू और मोर क्लाउजेज कनेक्टेड विथ सबऑर्डिनेट कंजंक्शंस एंड वन डिपेंडेंट क्लाउज। यहाँ पे ये देखिए आप बोला गया है कि वन डिपेंडेंट क्लाउज, यानी कि सिंपल भाषा में कहें कि दो सेंटेंसेस का यहाँ पे भी, दो या दो से ज़्यादा सेंटेंसेस का यहाँ पे भी एड अप होगा, बट एक जो सेंटेंस होगा वो दूसरे पे क्या होगा, डिपेंडेंट होगा, है ना। तो इस तरीके के जो वर्ड सेंटेंसेस होंगे उसको हम लोग कॉम्प्लेक्स सेंटेंस कहेंगे, ठीक है। जैसे के लिए इसमें जो चीज़ें हैं, जैसे इसका जो ट्रिक है वो ट्रिक आप देख सकते हैं कि डैट, इफ, वैन, टिल, वाइल, वैन, हैंस, हार्डली, स्केरली, बेयरली, आफ्टर, बिफोर, ईटीसी, यानी इन वर्ड से अगर ऐड हो तो आप समझ जाएंगे कि वो होगा हमारा कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस होगा। दो चीज़ें ध्यान में रखनी है, एक तो डिपेंडेंसी देखना है और दूसरा हमारा जो है वो इन वर्ड्स को देखना, अगर ये मिल जाए तो समझ जाएंगे वो कॉम्प्लेक्स हो जाएंगे। इसका एक आसान तरीका ये है कि आप कंपाउंड वाला याद रखें, और कंपाउंड वाला अगर हमें याद है, इसके अलावा जो रेस्ट रिमेनिंग होंगे वो सारे हमारा कॉम्प्लेक्स ही होंगे, है ना। एग्जाम्पल देख सकते हैं, जैसे आई विल प्ले गेम व्हेन आई गेट होम, है ना, मैं गेम तब खेलूंगा जब मैं घर पहुंचूंगा। तो यहाँ पे जो व्हेन है, व्हेन हमारा क्या हो जाएगा, कॉम्प्लेक्स हो जाएगा। आप यहाँ पे चीज़ें देख सकते हैं, या यू भी देख सकते हैं, यहाँ पे व्हेन आ रहा है ना, तो व्हेन जो है वो हमारा जो देख सकते हैं कंपाउंड में तो होता नहीं है ना, तो कंपाउंड के अलावा जो भी चीज़ें होंगी वो भी हमारा क्या होगा, कॉम्प्लेक्स ही होगा, है ना। और यहाँ पे देख सकते हैं, मैं तब खेलूंगा जब मैं घर पहुंचूंगा, तो डिपेंडेंसी भी दिख रहा है हमें। तो इस तरीके के अगर सेंटेंसेस आपको दिखे तो आप समझ जाएंगे वो कॉम्प्लेक्स होने वाला है ना। इसी तरीके से एक और एग्जांपल है, जैसे कि आई नो डैट यू आर अ रॉबर, मैं जानता हूं कि तुम क्या हो, डाकू हो, है ना। तो यहाँ पे भी देख सकते हैं, एक तो डिपेंडेंसी भी दिख रही है, और यहाँ पे जो है वो जो यूज हुआ है वो हमारा डैट है, जो डैट हमारा कहाँ पे होता है, कॉम्प्लेक्स में होता है, ठीक है। तो ये कुछ एग्जांपल्स थे, और सेंटेंस के बारे में थोड़ी बेसिक सी जानकारी है, इसमें कुछ बहुत ज़्यादा टफ है नहीं है, बहुत बेसिक बातें हैं, और अगर आप इसको एक बार ध्यान से देखेंगे तो चीज़ें समझ जाएंगे, कुछ ज़्यादा टफ नहीं है। अब मैं कुछ एग्जांपल्स आपको दिखाने वाला हूँ। ये जो क्वेश्चंस है ये हमारा NFL मैनेजमेंट ट्रेनिंग में जो है वो क्वेश्चन आया हुआ है। आप क्वेश्चन उठा के देखेंगे, चाहे सिविल का, मैकेनिकल का, इलेक्ट्रिकल का, इंस्ट्रूमेंटेशन का, सभी में जो है वो 2 से 3 नंबर का सवाल जो है वो सेंटेंस के पोर्शन से आया हुआ है। अब देखेंगे इस एग्जाम्पल में इन्होंने पूछा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ डिक्लेरेटिव सेंटेंस। मैंने बताया था कि जो डिक्लेरेटिव सेंटेंस होता है उसी को हम लोग असर्टिव सेंटेंस भी कहते हैं। और असर्टिव सेंटेंस क्या होता है, वैसे सेंटेंसेस को असर्टिव सेंटेंस कहते हैं जो हमारा क्या कहता है, जनरली स्टेटमेंट बताता है, थॉट्स बताता है, जनरल आइडियाज़ बताता है, मैनर्स को बताता है, जो यूनिवर्सल ट्रूथ है उसको बताता है, यानी कि जो स्टेटमेंट को बताए उसको हम लोग डिक्लेरेटिव सेंटेंस कहते हैं, ठीक है। अब इसको ध्यान से देखेंगे तो इसके लास्ट में जो है आप देख सकते हैं एक्सक्लामेटरी मार्क है, तो ये नहीं हो सकता। यहाँ पे देख सकते हैं आप क्वेश्चन मार्क है, तो ये भी नहीं हो सकता। उसके बाद यहाँ पे, अब यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे प्लीज़ लिखा हुआ है ना, तो प्लीज़ जहाँ पे भी हमारा रहे तो उसको हम लोग इंपरेटिव सेंटेंसेस वगैरह करते, तो ये भी नहीं होगा। तो करेक्ट ऑप्शन हमारा ये वाला होगा, ठीक है। अब हमारा ये कह रहा है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ए कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। अभी हमने कॉम्प्लेक्स सेंटेंस की बात करी है, और ये जो सेंटेंसेज है ये आप सभी जो है वो नीचे कमेंट करके बताएंगे कि इसका आंसर जो है वो क्या होगा। अगली वीडियो में हम इसका जवाब देखेंगे। थर्ड जो क्वेश्चन है उस पर हम लोग बात कर लेते हैं, कि कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए इंपरेटिव सेंटेंस, है ना। इंपरेटिव सेंटेंस वैसे सेंटेंसेस को कहते हैं जो हमारा क्या करता है, आज्ञा को मानता है, जो हमारा आज्ञा देता है, ऑर्डर देता है, कमांड देता है, रिक्वेस्ट करता है, तो वैसे सेंटेंसेस को हम लोग इंपरेटिव सेंटेंस कहते हैं। अब ध्यान से अगर इस सेंटेंसेस को देखेंगे तो सबसे पहला सेंटेंस यहाँ पे इन्होंने जो यूज़ करा है वो यूज़ करा है क्वेश्चन मार्क, है ना। तो क्वेश्चन मार्क यूज़ करा है, तो ये तो नहीं होगा, है ना। सेकेंड क्वेश्चन देखेंगे तो यहाँ पे भी इन्होंने क्वेश्चन मार्क यूज़ करा है, तो ये भी नहीं होगा। थर्ड देखेंगे तो हमारा एक्सक्लामेशन मार्क जो है वो यूज़ हुआ है, तो ये भी नहीं होगा। और यहाँ पे इन्होंने कुछ नहीं यूज़ करा है, तो ये सेंटेंसेस हमारा करेक्ट होगा। आप यहाँ पे जो है वो बिना पढ़े भी इसका जवाब जो है वो देख सकते हैं, इतना ईजी है ये, है ना। यू वॉश योर हैंड फर्स्ट एंड देन ईट, ये कह रहा है कि पहले अपना हाथ धो उसके बाद खाना खाओ, तो ये हमारे एक तरीके से कमांड जो है वो दे रहा है, तो ये इसका सही जवाब होगा, 4 नंबर, ठीक है। तो ये बहुत बेसिक है, आप सभी जो है वो इसका जवाब जो है वो नीचे कमेंट में देंगे। तो दिस वाज द ऑल अबाउट सेंटेंस के बारे में क्या चीज़ें थी, एक बेसिक बातें हमने करी, ठीक है।